गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देखेंगे 16 जुलाई का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज क्या है? भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर के, तो इनके बारे में जानते हैं। निमिषा प्रिया भारत से हैं, केरला से हैं। ये यमन में नर्स थी और वहाँ पर एक जो इनका पार्टनर था, एक व्यक्ति था, बिजनेस पार्टनर की हत्या हो गई, हत्या कर दी। जानबूझकर नहीं की, इंटेंशन नहीं था अनजाने में, जो अब तक न्यूज़ है। ठीक है, इसी को लेकर उनको यहाँ पर यमन में फांसी दे दी गई। हत्या जिसकी हुई वो यमन का था। यमन में इनको फांसी दे दी गई। अब जब फांसी इनको दे दी गई तो इसके बाद एक विकल्प वहाँ होता है ब्लड मनी का। ब्लड मनी क्या होता है? मनी, ये बेसिकली मनी है, धन, जो डिसीज्ड व्यक्ति है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके परिवार को उसके परिवार द्वारा मांगा जाने वाला एक प्रकार से हर्जाना है। जो मृतक का परिवार है उसका, तो इसी को ब्लड मनी बोलते हैं। और यदि आप पे करते हैं, भुगतान करने पर सज़ा माफ़ हो जाती है। तो ये ब्लड मनी वाला जो विकल्प था, ये सफल नहीं हो पाया। अभी बातचीत चल रही है फिलहाल। तो सरकार ने अभी हस्तक्षेप किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, अपने यहाँ चल रहा है। सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके हस्तक्षेप से फांसी रुक गई है। यमन की दिक्कत क्या है? वहाँ पर वहाँ राजनैतिक समस्या है, एक पॉलिटिकल इशू है। यहाँ पर सरकार कोई है नहीं। यमन एक हौती समूह है वहाँ पर, या हूती बोलते हैं कभी कभी, हौती या हूती। ये ईरान का समर्थन है इसको। और इसी का कब्जा है साना पर। कब्जा है साना पर। साना कौन है? यमन की राजधानी। और यही साना पर है ये निमिषा प्रिया बंद है, ये जेल में। और यमन की जो सरकार है वो अलग है। मतलब यमन की सरकार का कब्जा यहाँ पर नहीं है, जो चुनी हुई सरकार है। ये विद्रोही ग्रुप है, हौती समूह। तो सरकार बात किससे करे, ये दिक्कत है। साना पर कब्जा हौती समूह का या हूती समूह का है, तो यही प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो मामला काफ़ी पहले सॉर्ट हो जाता। तो फिलहाल बातचीत हो रही जो हौती समूह है उसके जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे। तो फिलहाल निमिषा प्रिया की फांसी पर स्टे लग गया है, पोस्टपोन हो गई है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? व्यापार घाटा कम हुआ है भारत का। फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई, Q1 2025-26 का फर्स्ट क्वार्टर। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टर, Q2 सेकंड क्वार्टर,
Q1 का मतलब फर्स्ट, 2 का मतलब सेकंड। तो फर्स्ट क्वार्टर कब से कब होगा? 1 अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल, मई और जून। इस बीच में व्यापार घाटा कम हुआ है। हमें यहाँ क्या समझना है, व्यापार घाटा क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। दो चीज़ें हैं, हम लोग जानते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी में कहेंगे भुगतान संतुलन। एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट का एक भाग होता है दृश्य मदें और दूसरा होता है अदृश्य मद, होता है अदृश्य मदें। ये क्या होता है? जो दिखाई पड़ता है, मतलब व्यापार जो होगा वो दिखाई पड़े, जैसे वस्तुएं। तो इसमें वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित किया जाता है करंट अकाउंट में, और इसी में होता है जो घाटा, उसको बोलते हैं व्यापार घाटा। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया, वो अलग चीज़ है। पहले ये समझ लेते हैं, ये है क्या? भारत का अन्य देशों के साथ, विश्व के जो अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात, यही है BOP। तो करंट अकाउंट में भी आयात निर्यात, यहाँ व्यापार संतुलन में भी आयात निर्यात। यहाँ क्या है व्यापार संतुलन में, जब पढ़ेंगे, मतलब ये व्यापार संतुलन बराबर क्या होगा? निर्यात माइनस आयात। ये बातें हर जगह होंगी। दृश्य करंट अकाउंट में लिखेंगे निर्यात माइनस आयात, कैपिटल अकाउंट में कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ, यही बात हर जगह है। तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, इसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन प्लस में है या निगेटिव में है। तो व्यापार संतुलन जब इसकी कंडीशंस कितनी हो सकती हैं, इसकी निर्यात माइनस आयात की 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 स्थितियाँ। पहली स्थिति हो सकती है जब निर्यात ज़्यादा हो, आयात से। एक हो सकता है निर्यात और आयात बराबर हो। ये तीसरा हो सकता है निर्यात कम हो आयात से। तो निर्यात ज़्यादा होगा तब इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन क्या है, पॉजिटिव है। या सकारात्मक है, या व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। आयात और निर्यात जब बराबर होता है तो इसको बोलते हैं व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलित है। और जब ये होता है तो इसको बोला जाता है व्यापार घाटा है, भारत व्यापार घाटे में है। या हमारा व्यापार कैसे है विश्व के साथ में, नकारात्मक है। या ये कहते हैं हमारा व्यापार भारत के पक्ष में नहीं है। तो हम यहीं पर हैं, व्यापार घाटा हमारा क्या हुआ है,
कम हुआ है। हम इस स्थिति में है भारत। अभी रिपोर्ट जो आई है, व्यापार घाटा क्या हुआ है? कम हुआ है। तो कम हुआ है। क्यों? कम होने का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपये घाटा था तो अब 50 का हो गया है। कम होने का मतलब ये है। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए पहली स्थिति जैसे है ये, तो 100 रुपये का निर्यात हुआ माइनस 80 रुपये का आयात हुआ, तो 20 रुपये का लाभ। ये स्थिति हो गई। इसका एग्जाम्पल लेना है तो 100 बराबर 100। और इसका एग्जाम्पल में जब अगर आएंगे तो मान लीजिए 100 रुपये का आपने निर्यात किया है और 110 रुपये का आया, तो कितना आएगा? -10। तो माइनस में आया तो क्या हुआ? नकारात्मक। ये है आपको जो समझना था। ठीक है, व्यापार घाटा। और जैसे ये संतुलन हमने समझाया, यही बात पूरी व्यापार संतुलन पे लागू होती है। यही कंडीशंस आप बनाएंगे बीओपी में। तो बीओपी सकारात्मक है कि धनात्मक है? यहाँ पर आपने व्यापार घाटा लिखा है, ये व्यापार संतुलन, यहीं पर लिखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, और सारी कंडीशन यही रहेंगी। यहाँ लिखिए भुगतान संतुलन। 3 कंडीशन इसकी भी बनेंगी। जहाँ जहाँ व्यापार लिखना है वहाँ पर भुगतान लिखिए। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मास डिस्प्लेसमेंट। बड़े पैमाने पर विस्थापन। कहाँ? फिलिस्तीन वाला जो क्षेत्र है, ये यूएनओ का कहना है। देखिए, ये जब भी आपसे माइग्रेशन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, जैसे प्रवास है, एक होता है फोर्स्ड प्रवास, ये विस्थापन हो गया। ये विस्थापन क्या होता है? दबाव होता है, बल से, फोर्स्ड, बलपूर्वक विस्थापित किया जाता है। तब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इजराइल वार कर रहा है, इजराइल बनाम फिलिस्तीन चल रहा है। फिलिस्तीन का पोर्शन है वेस्ट बैंक, वेस्टर्न बैंक बोलते हैं इसको। तो फिलिस्तीन इसके तरफ से लड़ रहे हैं हमास। ईरान का भी समर्थन है कहीं न कहीं था। तो अब इसकी स्थिति क्या हो रही है? लगातार कमज़ोर हो रही है। इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन आयरन डोम, आक्रमण करने का। तो इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या हो रहे हैं? लोगों का विस्थापन हो रहा है। कारण क्या है? बड़े पैमाने पर जो सेना जा रही है इजराइल की, लोगों को प्रताड़ित कर रही है, प्लस लोग मारे जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्टारवेशन की स्थिति है। कैसी? भूखमरी, खाना ही नहीं पहुँचने दे रहे हैं। इजराइल भोजन पानी ये नहीं जा रहा है, नहीं जाने दे रहे हैं। तो लोग भूखमरी से मर जा रहे हैं। तो भूख से मृत्यु। और दूसरा, जो इजराइल हमला कर रहा है जो अपने सैनिकों के द्वारा, मिसाइल के द्वारा, इससे भी लोग मर रहे हैं और डर का माहौल है। तो ये क्या है? दोहरा समस्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूखमरी को एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। भूखमरी को हथियार के रूप में, क्योंकि जब खाना ही नहीं होगा तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इजराइल प्रयोग कर रहा है। तो इसको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पर्टिकुलर जो समूह है वो ख़त्म हो जाए, तो उसको इथनिक क्लिंजिंग बोलते हैं। तो ये वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो कारण है वो ये है।
हल्की सी छोटी छोटी बातों में जो हमें समझना है। नेक्स्ट है, अभी आपने देखा टेस्ला के बारे में, हो सकता है न्यूज पूछ लीजिए। टेस्ला का शोरूम मुंबई में। टेस्ला एक कंपनी है यूएसए की। इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क, जो भी ट्रम्प के साथ थे और ट्रम्प से अलग होकर इन्होंने अलग पार्टी बनाई है। इन्हीं की एक कंपनी है स्पेस एक्स। ट्विटर भी इन्होंने खरीद ही लिया है, उसी को एक्स बोलते हैं लोग। व्हाट्सएप भी इन्हीं के पास है और हमको लग रहा है एफबी भी इन्हीं के पास है। तो टेस्ला का जो शोरूम है वो मुंबई में खोला गया है। एक कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, तो एक कार बनाती है और भी चीज़ें बनाती होगी, कार निर्माता है। तो इसने पहला शोरूम खोला है भारत में पहला शोरूम कहाँ खोला है? महाराष्ट्र के मुंबई में। अब इसने जो खोला है शोरूम, ये जो इलेक्ट्रिक कार है उसके लिए खोला है। ब्रांड का नाम इलेक्ट्रिक कार है, उसका जैसे वर्जन होता है तो वाई नाम है। कीमत क्या है आपको याद नहीं रखनी है, 60 लाख और 67 लाख। कारण इतनी महंगी क्यों? इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। भारत में जब आयात किया जाता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है, जिसको इम्पोर्ट ड्यूटी या आप टैरिफ बोल सकते हैं। ठीक है, लगभग 100% टैरिफ है। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी। इस वजह से ही महंगी है भारत में। नेक्स्ट, तो अभी देखिए ये बाहर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, ये जो कारें आएंगी बनी बनाई कार आएगी, इसको बोलते हैं ये लोग CBU, कंप्लीट बिल्ड यूनिट। कंप्लीट बिल्ड यूनिट मतलब पूरी बनी बनाई कार आएगी भारत में। और कहाँ से आएगी? चीन से आयात करेंगे। चीन से आयात, चीन में इनका शोरूम है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ से आयात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको समझना है, चीन से आयात करेंगे तो ये जो कार है, ये मान लीजिए चीन है, तो कार यहाँ बन रही है, तो काम किसको मिलेगा? चीनी लोगों को मिल रहा है, रोजगार इन्हीं को मिलेगा। हमारे यहाँ कार आ गई सीधे सीधे बनी बनाई हुई, तो बनी बनी कार आई, अब बिक गई। कितना रोजगार होगा? कुछ नहीं, 2-4 लोग जो लगे होंगे शोरूम में वही है। तो इसीलिए भारत का जोर किस पर है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाइए जो भी बनाना है। जब भारत में कोई सामान बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे कार बनती तो पूरी यूनिट स्थापित होती, यूनिट जब इस्टेब्लिश होगी तो हजारों लोगों को वहाँ काम मिलेगा। जब काम मिलेगा तो भारत क्या होगा? सशक्त होगा। तो ये ड्राबैक है इस कंप्लीट बिल्ड यूनिट का, लेकिन चूंकि अभी शुरुआत है तो चलने देते हैं। नेक्स्ट है, एक है PCR एक्ट, उसको लेकर आया है तो आपको जनरली PCR एक्ट 1955 का है, आपको पता हो। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये अस्पृश्यता को रोकने के लिए बनाया गया कानून था।
तो इसी न्यूज संदर्भ में न्यूज में आया है। कभी कोई मैचिंग के लिए आता है तो इसको याद रखेंगे। आपको पता है अनुच्छेद 17 जो हमारे संविधान का, वो अस्पृश्यता का निरोध करता है। अस्पृश्यता का अंत, इसी संदर्भ में ये कानून पास हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इसके अंतर्गत जो केस दाखिल हुए हैं 97% केस पेंडिंग है। ये आंकड़ा है सरकार का। तो हमें यहाँ यही याद रखना है फिलहाल, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। और केस का जो फाइलेशन है अगर देखें ना तो बहुत कम है। मतलब एक साल में कितने केस दर्ज हो रहे हैं, तो 15-20 केसेस टाइप के हो रहे हैं जनरल। तो इन्फोर्सबिलिटी नहीं है इस कानून की विशेष रूप से। जीएम मक्का, ये क्या है? जीएम आप लोग जान रहे होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मेज मीन्स तो मक्का होता है। इसका अप्रूवल दिया गया है, फील्ड अप्रूवल, मतलब खेत में फील्ड ट्रायल की अनुमति दी गई है। ओह सॉरी, फील्ड ट्रायल नहीं दिया गया है, ये कंटेंट ट्रायल की अनुमति दी गई है इसे यूनिवर्सिटी में। वहाँ जो यूनिवर्सिटी है पंजाब में, वहाँ पर इसकी अनुमति दी गई है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रायल की अनुमति दी गई है। अनुमति किसने दी? एक ही कमेटी है हमारे यहाँ जो इसके लिए जिम्मेदार है, जिसको बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, APPRAISAL, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंडर में काम करती है। और जो बनाई गई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसके अधीन क्या है? विधिक निकाय है। या स्टैट्यूटरी बॉडी। ये हो गया इसके बारे में। जीएम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जीन में परिवर्तन करके बनाया गया है। जीन में परिवर्तन करके यह प्रजाति बनाई गई है। तो इसके गुण क्या हैं? गुण हैं, एक तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ये तो आपको ट्रांसजेनिक क्रॉप, गुणों में जो परिवर्तन किया गया है जीन में ना, ये किसी और वैरायटी से लिए गए हैं जीन, किसी अन्य जीव से जीन को लेकर इसमें जोड़ा गया है मक्का में। इसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। दूसरा क्या है? इसका गुण हर्बिसाइड है इसमें, मतलब कुछ हर्ब्स को नष्ट करने की क्षमता है इसमें, प्लस इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है, कीट प्रतिरोधी, मतलब कीटों का प्रभाव, विशेष कीटों का प्रभाव नहीं होगा। तो जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होता है?
उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन ज़्यादा होगा तो किसान उत्पादन करेंगे तो उनकी क्या होती है, आय बढ़ती है। आय बढ़ेगा तो लाभ है, जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। तो अभी इसीलिए सिर्फ ट्रायल की अनुमति दी है जीईसी ने कि सीमित ट्रायल किए जाएंगे, वो भी यहाँ पर PAU में, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। भारत में केवल GM क्रॉप का उत्पादन जो हो रहा है, केवल GM क्रॉप है, वही कॉटन की। जिसका उत्पादन हो रहा है कमर्शियली। इसके अलावा किसी और को अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। एक और है नेक्स्ट, इसके बारे में हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा था एक दो हफ्ते पहले या लास्ट मंथ में। ये क्या है, इंजन है GE-F404, एक इंजन है। कंपनी निर्माता कंपनी कौन सी है, जनरल इलेक्ट्रिक। जो GE लिखा हुआ है वही है, उसी से पता चल रहा है कि जहाँ नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। इसकी स्थापना न्यूटन ने की थी। और ये कंपनी कहाँ की है, ये अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, इसी से ये इंजन भारत को मिला है। भारत ने समझौता किया था। GE से इंजन खरीदने का। तो अभी दूसरा इंजन मिला है। मतलब कई इंजन का समझौता किया था, तो दूसरा इंजन मिला है। इशू क्या था इसमें, मिलने में काफ़ी देरी हुई। इसलिए भारत की तरफ से दबाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो नुकसान भी हुआ, प्लस हमें ज़रूरत भी है। चक्कर क्या है कि जो इंजन है भारत की तरफ से किसने खरीदा है, HL ने। ये प्रयोग कहाँ होगा इंजन, इस इंजन का प्रयोग करके HL बना रहा है LCA Mark 1A एयरक्राफ्ट। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू जहाज है। इसी में ये इंजन लगेगा और ये हम बनाएंगे फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी इस लगभग इंडियन एयरफोर्स ने 84 का ऑर्डर, 83 जो है एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है। ऑर्डर है वायुसेना का। तो इंजन मिलेंगे तभी बनेगा। तो काफ़ी आलोचना हो रही थी, अभी वायुसेना प्रमुख ने भी कहा कि इंजन की वजह से हमारी जो एयरफोर्स की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो गई है, या हम उतनी मजबूत पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंजन। तो अभी ये सेकंड इंजन मिला। तो अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं होंगे तो हमारी जो वायु सीमा सुनिश्चित कैसे सुरक्षित रहेगी। तो वो इंजन जो मिल रहा है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने जो सीमाएं हैं, चाहे जल सीमा हो, स्थल सीमा हो, वायु सीमा हो, उनको सुरक्षा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से, क्या भारत
के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जब भी आप लिखें इसको ज़रूर मेंशन करें। इसीलिए हमें वहाँ से आयात करना पड़ रहा है, जो भारत के लिए बहुत ही क्या है, नाजुक चीज़ है। कल को नहीं देंगे तो हम कैसे बनाएंगे, हमारी ज़रूरत कैसे पूरा होगी। तो हमें इसलिए आवश्यकता है कि हम नया इंजन बनाएं, उसके टेक्नोलॉजी को प्रयास करें। हालांकि हमने बनाए थे, आज़ादी के बाद से प्रयास किया गया, बट उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं चीज़ों। नेक्स्ट है ग्लोबल शिपिंग को लेकर के। जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया हुआ है, ट्राइंग टू डीकार्बनाइज। मतलब वैश्विक जहाज जो हैं, जो सामान ले जाने का काम करते हैं, और डीकार्बनाइज का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल शिपिंग मतलब जहाज जो कंटेनर्स शिप्स होते हैं, जो सामान लाद कर पहुँचाते हैं। डीकार्बनाइज का मतलब क्या होता है, कार्बन का प्रयोग कम करना। इसका मतलब ये हुआ, जो कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो कम करना। प्रयोग क्या, कार्बन का उत्सर्जन कम करना। मतलब ये कि फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम करना। ये आर्टिकल यही कहना चाह रहा है कि फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कम करने का प्रयास कर रहा है ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री। ठीक, कैसे? तो ये फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, इनका ईंधन क्या है? ये इनके जो जहाज होते हैं वो ईंधन के रूप में यूज करते हैं वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल। एक तो ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये लोग डीजल यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। इसके अलावा मीथेन यूज़ करते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4। इसके अलावा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूज करते हैं। इतने ये यूज़ करते हैं। नया ईंधन कौन से हैं, नए या नवीकरणीय? नए ईंधन नवीकरणीय इससे अच्छा लगते हैं ग्रीन फ्यूल सबसे बेस्ट है। ये तो ट्रेडिशनल फ्यूल है। ग्रीन फ्यूल कौन सा, हरित ईंधन इनके पास कौन सा है जो ये यूज कर सकते हैं? इसके लिए इनके पास है ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। ग्रीन का मतलब यहाँ जो लगा हुआ है उसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे सोर्सेस से उत्पन्न करते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है या कम होता है। हरा नहीं है कि हरे रंग का होता है। ये है, इनको यहाँ मूव करना है। कैसे मूव करेंगे, देखिए। जो एडिटोरियल आपका कहता है, पहले उत्पादन आप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। तो एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, जल होता है प्लस विद्युत। ठीक, जल प्लस विद्युत, और इससे बनती है हाइड्रोजन।
और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम लोग ईंधन के रूप में करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये अभी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हुई। इसके लिए अगर इसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो विद्युत है इसको देंगे कहाँ से, नवीकरणीय स्रोत दैट इज सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये आपका सन हो गया। तो ये सोलर पैनल जो होते हैं इसमें सोलर वोल्ट लगे होते हैं, यहाँ से बनेगी बिजली और ये आएगी यहाँ पर, यहाँ जल से जल अपघटन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये जो हाइड्रोजन होगी ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण है उसका उत्पन्न नहीं हुआ कहीं से, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ कहीं पर, कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि जो विद्युत आ रही है वो भी ग्रीन सोर्स से आ रही है। अब ये हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। इसी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करके इसको मिक्स करेंगे नाइट्रोजन से, और इससे हम बना लेंगे ग्रीन अमोनिया। ग्रीन अमोनिया क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रीन है, ग्रीन अमोनिया। और इसका प्रयोग करेंगे यहाँ फ्यूल के रूप में। हाइड्रोजन का प्रयोग भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ समस्याएं हैं। क्यों, क्योंकि ये वोलाटाइल ज़्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं इसमें, हाइड्रोजन में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हाइड्रोजन जो है इसी का उपयोग करके, ये ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करिए और CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से क्रिया करेगा तो इससे बनेगा क्या, मेथेनॉल। और ये फिर प्रयोग कर सकते हैं फ्यूल के रूप में, ग्रीन फ्यूल, शिपिंग इंडस्ट्री में। तो ये दो तरीके हैं हमें यूज़ करने के कि उसको डिकार्बोनाइज कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगा, हाइड्रोजन से होगा। लेकिन अमोनिया वाला जो है सिस्टम अभी जो है ये ज़्यादा नया है, तो लोग भरोसा कम कर रहे हैं, तो बेहतर विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके कार्बन का जो उत्सर्जन है शिपिंग इंडस्ट्री में, जो जहाज़ चलते हैं उससे कम होगा। तो जहाज जब उत्सर्जन कम होगा तो जो समुद्र का जो जल प्रदूषित हो रहा है, मरीन इकोसिस्टम जो प्रदूषित हो रहा है, वो सब क्या होगा, कम होगा। तो इसका लाभ मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग में। तो भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है बेसिकली, इन चीज़ों का उत्पादन करना, भंडारण करना। इवन सिंगापुर के रूप में अगर देखें, यहाँ पर भारत जो सोच रहा है, सिंगापुर क्या फ्यूल रिचार्ज होता है यहाँ पर, मतलब फ्यूल रिचार्ज नहीं होता, फ्यूल से, फ्यूल क्यों लिखें, रिफ्यूलिंग होती है, सबसे अच्छा है। जो जहाज होते हैं उनके रिफ्यूलिंग होती है। तो भारत सोच रहा है कि यहाँ हम निर्यात करें तो हम लाभ कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती भारत के सामने है। चुनौती क्या है कि जो सोलर पैनल हैं उसको हम आयात करते हैं, सोलर पैनल आयात करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइज़र, ये भी आयात करते हैं। ये मेन कंसर्न है भारत का। अगर हम चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना, तो इसका हमें घरेलू स्तर पर उत्पादन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइजर की 1 यूनिट लगाई गई है भारत में कहीं पर। तो हम अगर ये चाहते हैं तो हमें इन दो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, आत्मनिर्भरता की ओर, ठीक है।
इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।